गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, ये चैप्टर आपने पहले भी पढ़ रखा होगा 10th स्टैंडर्ड में। अभी हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, जितनी आपने स्टडी करी थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा। क्लियर है? सबसे पहला क्वेश्चन जो हम बेसिकली पूछते हैं वो ये है कि पीरियोडिक टेबल की नीड क्या थी, जो स्टार्ट करने से पहले। तो पीरियोडिक टेबल को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दो वर्ड्स आते हैं। एक टेबल है, टेबल का मतलब तो एक टेबुलर अरेंजमेंट होती है, और पीरियोडिक का मतलब जो एक ऐसा चीज़ जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या हो, रिपीट हो। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल का मतलब ऐसा टेबुलर फॉर्म जिसमें कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, ये इस पूरी पीरियोडिक टेबल के वर्ड का जो है मीनिंग है। अब बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल की नीड क्या थी। देखो 118 एलिमेंट है आज के टाइम पे। अगर हम उनको अलग अलग अरेंज करके पढ़ें, मतलब अलग अलग उनके बारे में पढ़ें तो बिना अरेंज किए, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और बहुत वास्ट स्टडी हो जाएगी। तो हमने बेसिकली उनको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया, मतलब हमने उसे क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। तो पीरियोडिक टेबल का नीड क्या था, क्लासीफाई करने के लिए एलिमेंट्स को, टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। ठीक है, पॉइंट आता है समझ, क्लियर है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत थी। तो हमने इसका आंसर पहले ही दे दिया, फिर भी दोबारा दे देते हैं कि एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन है उसकी क्या ज़रूरत थी। तो उसकी ज़रूरत ये थी कि 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स हैं, उनको अलग अलग इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत मुश्किल था। तो उसको पर्टिकुलर अगर हम एक पैटर्न दे दें तो उसको स्टडी करना क्या हो जाएगा, ईजी। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं पीरियड्स की, जो आज का पीरियड टेबल हमारे पास है उसमें पीरियड्स हैं, और पीरियड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज। तो हॉरिजॉन्टल रोज में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, उन सब में जो शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेट अस सपोज कि हम सेकेंड पीरियड को लेते हैं, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। तो अगर सारे एलिमेंट्स में देख रहे हो तो सब में दो दो शेल्स यूज़ हो रहे हैं। कितने शेल्स, दो। तो इसका मतलब इन सब में क्या सिमिलरिटी है कि जो नंबर ऑफ शेल्स यूज़ हो रहे हैं वो कितने हैं, दो। तो ये इनमें कॉमन चीज़ आ गई। तो इसका मतलब यहाँ एक पैटर्न आ गया कि हाँ, जो भी एक पीरियड में आएंगे उनकी जो नंबर ऑफ शेल्स ऑक्यूपिकेशन है वो क्या होगी, सेम होगी। क्या बात समझते हो? ठीक है, तो ये एक पैटर्न आ गया। और अप टू डाउन के बारे में बात करते हैं, तो जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे जो हैं, इन सब के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 1। मतलब आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आते हैं वो कितने हैं, 1। तो इसका मतलब इनमें भी एक कॉमन चीज़ आ गई। तो ऐसे अगर हम एक ग्रुप, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स, मतलब वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप कहते हैं, तो अगर हम ग्रुप्स में स्टडी करें तो ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके बारे में पहली एक चीज़ पता चल जाएगी कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो इनको पढ़ना थोड़ा सा इजी हो गया कि हाँ, पहले हमें पता चल गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसीलिए एक साथ रख दिया हमने। ठीक है, और पीरियड्स में हमने क्या किया, पीरियड्स में हमने क्या किया, सबके अंदर शेल जो ऑक्यूपाई हो रहे हैं वो सेम है, उनके जो नंबर है वो सेम है, तो हमने उनको एक साथ रख दिया। इससे क्या होता है, स्टडी थोड़ी ईजी बन जाती है। पहली एक चीज़ हमें उनके बारे में पता चल जाती है, अच्छा इनमें नंबर ऑफ शेल सेम है और इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। तो इसका मतलब 118 एलिमेंट्स को अलग अलग स्टडी करते हैं तो बेसिकली बहुत वास्ट स्टडी हो जाती है। तो उसको बेसिकली शॉर्ट करने के, मतलब लेस कॉम्प्लेक्स करने के लिए हमने पीरियोडिक टेबल को बनाया, जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न डेवलप था, और उस पर्टिकुलर पैटर्न से पढ़ने पे हमको थोड़ा इजीनेस जो है वो मिल रहा था। क्या बात समझते हो? ठीक है, डन। तो सबसे पहला रीज़न जो हमने दिया वो दिया कि टू स्टडी द 118 एलिमेंट्स इन अ ईजी मैनर। दूसरा हम क्या रीज़न दे सकते हैं कि जो ये एलिमेंट्स हैं इनके बारे में अगर हम अलग अलग पढ़ते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता और डिसऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना पड़ता। तो उसे हमने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इससे हमें बहुत सारे फैक्ट्स जो होते हैं, कॉमन फैक्ट्स, वो एक साथ मिल जाते हैं, तो इसीलिए स्टडी जो होती है वो ईजी बन जाती है। गॉट इट? क्लियर है? तो ये हमने आंसर दे दिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की क्या ज़रूरत थी। तो बेसिकली दो आंसर मिल गए। पीरियोडिक टेबल की क्या ज़रूरत थी, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना था, और क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या थी, ईजी स्टडी के लिए। अगर हम पूरी बात करें तो ईजी स्टडी के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक क्या है अगला, कि जो पीरियोडिक टेबल है उसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जो एंटोनी लेवियोजर है, ए लेवियोजर आप याद कर सकते हो, ठीक है, वो बेसिकली जो है वो फादर ऑफ केमिस्ट्री माने जाते हैं, फादर ऑफ
केमिस्ट्री, ठीक है। तो इनके माइंड में सबसे पहले बेसिकली ये आइडिया आया था कि हाँ हमें कुछ तो ऐसा बनाना चाहिए जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली क्या है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, ठीक है। हालांकि इनका नाम पैटर्न अरेंज करने के लिए मतलब एलिमेंट्स को पर्टिकुलर पैटर्न में फिट करने के लिए ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, बट हाँ बेसिक आइडिया यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब उन साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं जो बेसिकली फेमस हुए पर्टिकुलर पैटर्न डेवलप करने में। सबसे पहले साइंटिस्ट जो आपने सुने होंगे वो डोबर्नियर ट्रायड्स हैं। क्या है? डोबर्नियर ट्रायड्स, मतलब डोबर्नियर साइंटिस्ट का नाम है और डोबर्नियर साइंटिस्ट ने हमें क्या दिया, ट्राइड्स दिए। ट्राइड्स क्या होते हैं? जैसे 2 का कपल होता है, ऐसे 3 के कॉम्बो को हम क्या बोल देते हैं? ट्राइड्स, ठीक है। पॉइंट आता है समझ, ठीक है। और डोबर्नियर ट्राइड्स में क्या था कि जो पहला एलिमेंट था A1 और जो दूसरा एलिमेंट था A2 और जो तीसरा एलिमेंट था A3, मतलब अप टू डाउन, उनमें एक बेसिकली पैटर्न फॉलो होता था कि अप टू डाउन आते थे तो एटॉमिक मास जो है वो बढ़ता था। क्या बढ़ता था? एटॉमिक मास। केमिस्ट्री में मास और वेट को हम सेम लेके चलते हैं, ठीक है, जबकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग W = ma होता है। जो वेट होता है ma का मतलब mg, ठीक है ना, अर्थ पे g होता है। g क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर है। तो वेट एक बेसिकली फोर्स की तरह हो गया और मास जो हो गया वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी हो गया, ठीक है। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग उन दोनों डिफरेंट होते हैं, केमिस्ट्री में हम सेम लेके चलते हैं, ठीक है। तो डोबर्नियर ट्रायड्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को उसने देखा कि कुछ एलिमेंट्स को अगर मैं एक A1 A2 A3 की फॉर्म में रखता हूँ, मतलब अप टू डाउन रखता हूँ, तो उसने एक पैटर्न डेवलप किया कि जो अप टू डाउन आते हैं A1 से A2 A2 से A3, तो जो एटॉमिक मास होता है वो इंक्रीज होता है। और जो A1 का एटॉमिक मास है और जो A3 का एटॉमिक मास है, अगर इनके मास का मीन लिया जाए, ठीक है ना, जो मीन है A1 और A3 के मास का, A1 का मास और A3 के मास का जो मीन है वो नियर बाय किसके बराबर आता है? A2 के एटॉमिक मास के बराबर। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम ले लीजिए, लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया। तो लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास जो हो गया आपका हो गया 39। और जब हम इन दोनों के मास का मीन लेते हैं तो 46 / 2 23 आता है। और सोडियम का मास भी कितना लिया जाता है? 23 AMU, क्लियर है। तो उसने पैटर्न ये डेवलप किया कि अप टू डाउन मास बढ़ेगा और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा टॉप से और जो थर्ड एलिमेंट होगा उससे, उसका जब एटॉमिक मास का मीन लिया जाएगा तो जो मास आएगा, मतलब जो मास आएगा वो नियर बाय होगा किसके मास के? A2 के एटॉमिक मास के। तो ये डोबर्नियर का ट्रायड्स था। अब अगला वाला साइंटिस्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। क्या? न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, ठीक है। तो न्यूलैंड्स ने दिए हमें ऑक्टेव्स, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है ऑक्टेव्स आर मतलब 8 का जो है उसके पैक को कहते हैं ऑक्टेव्स, ठीक है। तो न्यूलैंड्स ने कहा कि जैसे म्यूज़िकल नोट्स होते हैं सारे गामा पादा निसा, मतलब ये उसने नहीं कहा था, मतलब हम इसको अज्यूम करते हैं, जैसे सारे गामा पादा निसा म्यूज़िकल नोट्स थे, उसी की तरह जो सा रे गा मा पा धा नी सा जो 8th नोट है और जो फर्स्ट नोट है वो बेसिकली सिमिलर है। तो उसने कहा था कि उसने कुछ ऐसा पैटर्न डेवलप किया है कि जो पहला एलिमेंट है और जो 8th एलिमेंट है उससे लेफ्ट टू राइट जाने पे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर आ रही हैं। क्या आ रही हैं? सिमिलर। इस तरीके से उसने पैटर्न डेवलप किया है, ठीक है। तो उस टाइम पे ना नोबल गैस नहीं हुआ करते थे, तो उसने जो एग्जांपल्स लिए थे वो कुछ इस तरीके से थे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन नहीं था। तो नियॉन नहीं था तो कौन था हमारे पास? नियॉन नहीं था तो हमारे पास था सोडियम। तो ये पहले एलिमेंट अगर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सोडियम और लिथियम के प्रॉपर्टी उसने बोला कि सिमिलर है, ठीक है। और ये बात ऑलरेडी प्रूव हो चुकी थी, किसने? डोबर्नियर ने प्रूव कर चुके थे, तो उसको एक बेसिकली बैकअप भी मिल गया था, ठीक है। तो न्यूलैंड ने जो ऑक्टेव्स दिए उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट था लेफ्ट से और जो 8th एलिमेंट था उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी सिमिलर थी, ठीक है। आज के टाइम पे हम जानते हैं कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर होते हैं। तो इस तरीके से उसने पैटर्न डेवलप किया और जिनको उसने देखा कि सिमिलर प्रॉपर्टी आ रही है उससे उसने पैटर्न को मतलब एक तरीके से दोबारा लाइन स्टार्ट कर दी। तो सोडियम के बाद हमारे पास कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन।
फिर आर्गन नहीं आएगा, आर्गन नहीं आएगा तो कौन आएगा, पोटेशियम। और जैसे कि मैं पता है कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम की क्या होती है, सिमिलर। फिर हमारे पास कौन आएगा, कैल्शियम। तो उसने कैल्शियम तक हमको बताया, मतलब एटॉमिक मास 40 था। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव क्या कहता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है और उससे जो 8th एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो बेसिकली क्या होगी, सिमिलर होगी। और अप टू डाउन आएंगे तो मास बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो भी एटॉमिक मास बढ़ेगा। क्या बात समझते हो, ठीक है। तो उसकी जो स्टेटमेंट थी वो थी, अकॉर्डिंग टू हिम इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास द 8th एलिमेंट जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन वन इज सिमिलर इन प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट वन। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा न्यूलैंड्स ऑक्टेव था, ठीक है। अब अगला जो साइंटिस्ट हम स्टडी करने वाले हैं, हम बेसिक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, कोई ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे क्योंकि ये 10th में स्टडीज़ में सारा का सारा। फिर न्यूलैंड्स ऑक्टेव के बाद जो फेमस हुआ अगला वो लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन थी। क्या थी, लोथर-मेयर की क्लासिफिकेशन, ठीक है। लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन, लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, और ग्राफ प्लॉट के बेसिस पे जो ग्राफ बना था उसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन उठाई और जो जो सिमिलैरिटीज़ इन्हें दिखी उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी थी, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले किया क्या था, इन्होंने जो है एटॉमिक वॉल्यूम को है जो उन्होंने डिटरमाइन किया था बाय डिवाइडिंग एटॉमिक मास विद देयर डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट्स। जो एलिमेंट्स थे उनकी जो डेंसिटीज़ थी उनको डिवाइड किया था एटॉमिक मास से, और उससे क्या निकाला था, एटॉमिक वॉल्यूम। क्लियर है। और उसके बाद उन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया था किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में, वो ग्राफ कुछ ऐसा सा दिखता था, ठीक है। मैं रफली ग्राफ बना रहा हूँ, इट वॉज लाइक समथिंग लाइक दिस। अब जो जो पीक्स दिखे ने, ऐसे पीक्स, उन पे जो एलिमेंट्स थे, जैसे कि इस पीक पे सोडियम, इस पीक पे पोटेशियम और इस पीक पे आपका रुबिडियम था। क्लियर है। तो बेसिकली इन्होंने जो पीक वाले एलिमेंट्स थे वो सारे एक साथ रख दिए, उनके बीच में सिमिलैरिटी देख ली। और जो पीक से जस्ट नीचे गिर रहे थे, जैसे यहाँ पे कौन आएगा, मैग्नीशियम, यहाँ पे कौन आएगा, कैल्शियम, और यहाँ पे कहीं आएगा आपके पास रुबिडियम के बाद स्ट्रोंशियम, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया जिसमें वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम थी और जो एक्स एक्सिस था उस पे एटॉमिक मास था, और एटॉमिक वॉल्यूम जो थी वो बेसिकली सेंटीमीटर क्यूब में थी, एटॉमिक मास AMU में था। और इस ग्राफ को प्लॉट करने पे जो इनको ऑब्जर्वेशन मिली, मतलब वो एलिमेंट्स जो सेम जगह आ रहे थे, जैसे कि पीक पे, जैसे कि पीक से जस्ट नीचे वाले, उन एलिमेंट्स को इन्होंने साथ साथ क्लासीफाई कर दिया, मतलब एक ही साथ क्लासीफाई कर दिया। क्या बात समझते हो। तो ये इनके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट था कि लोथर-मेयर ने हमें किस बेसिस पे ये बताया, ठीक है। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो इन्होंने बताया लोथर-मेयर ने, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास इन्होंने पॉइंट बताया कि जो एलिमेंट्स हैं सिमिलर प्रॉपर्टी के साथ वो सिमिलर पोजीशन को कर्व पे टच करते हैं, ठीक है ना। पॉइंट आया समझ कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी containing elements occupy similar positions in the curve, ठीक है। ये इनका पहला पॉइंट था, ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने जो दिया वो था कि जो अल्कली मेटल्स थे उनका एटॉमिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता था। क्या बात समझते हो, मतलब वो टॉप पे पाए जाते थे। अल्कली मेटल समझते हो, मतलब जिनके ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं, मतलब जिनको पानी के साथ जब मिलाते हैं तो बहुत ही एक बेसिक सोल्यूशन बनता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो अल्कली मतलब बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं कौन से, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके हाइड्रोक्साइड्स खासकर, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने जो दूसरा पॉइंट दिया उसमें क्या बोला कि जो अल्कली मेटल्स थे, अल्कली मेटल्स, उनका जो एटॉमिक वॉल्यूम था वो बहुत ही हाई था। तो कर्व्स पे वो टॉप पे आ रहे थे, जैसे अभी हमने कर्व बनाया था उस पर टॉप पे आ रहे थे। और फिर तीसरा पॉइंट दिया था ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड थ्रू ट्रफ्स, मतलब कि जो ट्रांजिशन मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स का मतलब होता है
जनरल अभी बच्चों वाले पॉइंट पे लेके चलते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। हालांकि सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते, उनको हम धीरे धीरे क्लासीफाई करेंगे कि डी ब्लॉक में से भी ट्रांजिशन वाले कौन से होते हैं, बट अभी जनरल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो डी को ट्रांजिशन कह लो, और ऐसे मान लो ट्रांजिशन का मतलब इन बिटवीन। इन बिटवीन क्या, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में कौन आता है, डी ब्लॉक, तो उसे ट्रांजिशन कह लो। और क्योंकि डी ब्लॉक में से एफ ब्लॉक निकलता है, मतलब अगर आप उसको ढंग से पढ़ोगे तो डी ब्लॉक के एटॉमिक नंबर्स के बीच में से निकाला गया एफ ब्लॉक के एटॉमिक नंबर्स को, तो एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, मतलब जैसे स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम, ये सब जो है, तो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो जो है ट्रफ को बेसिकली क्या कर रहे थे, टच, मतलब कि नीचे की तरफ आ रहे थे, क्लियर है। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ऑक्यूपाई ट्रफ्स, ठीक है, ट्रफ्स तो आप समझते होंगे, जैसे जनरली आप वेव पढ़ते हो ना, तो ये क्रेस्ट होता है और ये क्या होता है, ट्रफ, तो हम इसे कर्व की तरह मान के चल रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो थोड़ा सा फेमस है वो क्या है, जो हेलोजेंस हैं, वो हेलोजेंस जो है उन्होंने असेंडिंग ऑप्शंस को जो कर्व के असेंडिंग मतलब कि बढ़ने वाले जो होते हैं उसको टच किया हुआ। ऑब्वियसली जब अल्कली मेटल टॉप पे आ रहा होगा, तो अल्कली मेटल अगर टॉप पे आ रहा होगा तो उससे थोड़ा सा जस्ट पीछे ही होगा कौन सा, हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन से होते हैं, 17 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ये सब वाले जो होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मोस्ट फेमस है, ठीक है। तो हेलोजेंस ऑक्यूपाई ascending positions, ठीक है, क्लियर है, डन। तो ये हमारे कुछ फेमस पॉइंट्स थे जो हमारे लोथरमेयर क्लासिफिकेशन में डिस्कस हुए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लोथरमेयर क्लासिफिकेशन, जो हमें अभी ज़रूरत है कि हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट था, तो थोड़ा सा हमने इसके बारे में पढ़ लिया। तो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अब हम पढ़ने वाले हैं वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ऊपर है। किसके ऊपर, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ऊपर, बहुत फेमस है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं इन्हें, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये बेसिकली एक पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पे, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, जो कहता था कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है देयर एटॉमिक मास की। तो इसके अकॉर्डिंग जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान रखने का है, डन। अच्छा, इन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे, लेफ्ट टू राइट भी और अप टू डाउन भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे। मतलब इनके पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन भी एटॉमिक मास इंक्रीज होता था और लेफ्ट टू राइट भी एटॉमिक मास इंक्रीज होता था। और इन्होंने अपने जो पीरियोडिक टेबल है उसको कॉलम्स और जो है ग्रुप्स में बांटा था, ठीक है ना, कॉलम्स में और रोज़ में, ठीक है। तो रोज़ को इन्होंने पीरियड्स का नाम दिया था और कॉलम्स को इन्होंने ग्रुप्स का नाम दिया था। मतलब ही वाज द वन जिन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स को बेसिकली नाम को जो है वो एक तरीके से दिया था, ठीक है। तो जो पीरियड्स थे इनके टाइम पे, जो इनके पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स थे, वो कितने थे आपके, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे। कितने, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, तो 7 पीरियड थे, ठीक है ना। और ग्रुप्स कितने थे, 8 ग्रुप्स थे और एक जीरोथ ग्रुप भी था, किसके लिए, नोबल गैसेस के लिए, ठीक है। तो एक जीरोथ ग्रुप था और 8 ग्रुप्स थे टोटल, ठीक है ना। 8 ग्रुप्स वैसे जनरल और एक जीरोथ ग्रुप, तो टोटल 9 हो गए, ठीक है। पॉइंट आया समझ। अब हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को पढ़ेंगे, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स को और डीमेरिट्स को, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरिट इनको हमको पढ़ने को मिला वो हमको मिला कि इन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाइड और सिस्टमेटिक स्टडी करी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की, ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हमें मिला वो क्या था कि इनकी वजह से नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने का स्कोप आया, ठीक है ना। जैसे कि ब्लैंक स्पेसेस जो इन्होंने छोड़े थे उस पर आगे चल के बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर होके वहाँ पे सेट हो गए, बिल्कुल एग्जैक्ट फिट हो गए, ठीक है ना। तो हेल्प इन प्रिडिक्टिंग
द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स इन फ्यूचर। ठीक है, एग्जाम्पल, जिनको इन्होंने ए का एल्यूमिनियम बोला था वो गैलियम के नाम से फेमस हुआ आगे चल के। तो ए का एल्यूमिनियम के बारे में इन्होंने हमें क्या बताया था कि 68 अप्रॉक्सीमेट उसका एटॉमिक मास होगा। ठीक है, जबकि नियर बाय उसी के जबकि 70 आ गया था जो एक्चुअल में था। ऐसे एक और एग्जांपल इन्होंने जो बताया था दैट वाज ए का सिलिकॉन। ए का सिलिकॉन जो बताया था वो बाद में जर्मेनियम की तरह फाउंड हुआ। तो सिलिकॉन का मास इन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था वो 72 बोला था और जो एक्चुअली में आया वो 72.6 आया। ठीक है, तो क्वाइट नियर बाय आए। ठीक है, तो इन्होंने जो गैप्स छोड़े थे और उसमें प्रेडिक्शन कर दी थी कि हाँ जो एल्यूमिनियम है उसके नीचे जो एलिमेंट आएगा वो ए का एल्यूमिनियम होगा और उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से काफ़ी सिमिलर होगी। तो बेसिकली वो आया गैलियम, और सिलिकॉन के नीचे जो इन्होंने गैप छोड़ा था जिसको इन्होंने ए का सिलिकॉन के नाम से छोड़ दिया था वो जर्मेनियम से फिलअप हो गया, और जितना इन्होंने मास प्रेडिक्ट किया था उसके काफ़ी नियर बाय आया था। तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा जो है मेरिट है। ठीक है, अगला मेरिट जो है वो क्या है कि इन्होंने बहुत सारे एटॉमिक मास जो थे वो करेक्ट किए थे। क्या करे थे? करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। जैसे बेरिलियम का जो मास है वो पहले 13.5 लिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी जो थी वो 3 अज्यूम की जाती थी। बट जब मेंडलीव आए तो मेंडलीव ने उसके मास को करेक्ट करके 9 किया बाय टेकिंग इट्स वैलेंसी टू 2। क्लियर है? तो ये भी एक इनका एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कि क्या क्या वो एक्चुअली में उनकी जो खामियां रह गई पीरियोडिक टेबल में, उनकी बनाए हुए पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहली खामी जो रह गई पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन थी। क्या थी? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए। क्लियर है? क्योंकि उनको 1A में और 7A में दोनों जगह रखने का जो चांसेस है वो बन रहा था। क्लियर है? इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन 1A एंड 7A ग्रुप्स बिकॉज उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी 1A ग्रुप से मिल रही थी, बोले तो अल्कली मेटल्स वाले ग्रुप से, और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी वो 7A ग्रुप वाले से मिल रही थी, बोले तो हेलोजन्स वाले ग्रुप से। ठीक है, इसीलिए वो कन्फ्यूजन जो है वो दूर नहीं कर पाते, तो वो उनका डीमेरिट बन गया। दूसरा कि जो आइसोटोप्स थे उनको अलग अलग नहीं रखा था। मतलब कि जैसे इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के ऊपर बना था, तो जिनका भी एटॉमिक मास अलग है उनको अलग अलग रखना चाहिए था। तो जो आइसोटोप्स है उनका मास जो होता है वो डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो उनको उन्होंने अलग अलग नहीं रखा था। तो इसका मतलब जो सेकेंड इनका डीमेरिट बन गया वो था नो सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट वॉज एनॉमलस पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, जो लैंथेनॉइड्स थे, लैंथेनॉइड्स क्या होते हैं? लैंथेनॉइड्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर करता है, और एक्टिनॉइड्स होते हैं जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 5f में एंटर करता है। इनकी जो पोजीशन थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में वो एनॉमलस थी, मतलब कि गड़बड़ था उनकी पोजीशन में, जहाँ उन्हें होना चाहिए था वहाँ पे नहीं थे। तो एनॉमलस पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। क्या बात समझते हो? ठीक है, नेक्स्ट डीमेरिट क्या बना? नेक्स्ट डीमेरिट ये बना कि जो एटॉमिक मास का ऑर्डर था वो स्ट्रिक्टली नहीं था। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट भी थे इनके पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मास इंक्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहे थे पर्टिकुलरली। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम और आर्गन। तो आर्गन पहले आता है, पोटेशियम बाद में आता है इनके पीरियोडिक टेबल में, जबकि आर्गन का जो मास है वो 39.94 है और पोटेशियम का जो मास है वो 39.08 है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू मास के पोटेशियम को पहले आना चाहिए, आर्गन को बाद में, जबकि आर्गन को पहले रखा गया था और पोटेशियम को बाद में रखा गया था। क्लियर है? और ऐसा नहीं था कि एक ही बार गलती की थी, यहाँ पे भी गलती हुई थी कि जो टेल्यूरियम था उसका मास 127.6 था और जो आयोडीन था उसका जो मास है 126.9 था। जबकि इसका मास अगर कम है तो आयोडीन को पहले आना चाहिए था और टेल्यूरियम को बाद में आना चाहिए था, जबकि रखा इसी तरीके से गया था, टेल्यूरियम पहले और आयोडीन बाद में। तो इसका मतलब एटॉमिक मास स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है,
नेक्स्ट जो डीमेरिट है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट डीमेरिट ये था कि कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको अलग अलग रख दिया गया, और कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी उनको सेम में रख दिया गया। लेट इज एग्जांपल कि जो Cu था उसको 1b में रख दिया, और जो Hg था उसको बेसिकली 2b में रख दिया, जबकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्वाइट सिमिलर थी। ठीक है, तो ग्रुप्स जो है अलग अलग कर दिए जबकि प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर थी। और जो अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, उनको 1a में रख दिया, और जो आपके कॉइनेज मेटल्स हैं उनको 1b में रख दिया। कॉइनेज मेटल मतलब जिससे कॉइन बन सकते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्लियर है ये सब। तो कॉइनेज मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, कॉइनेज मेटल्स को 1b में रख दिया, जो कि कौन से होते हैं जिससे कॉइन बनता है, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, और जो 1a है उसमें किसको रख दिया, अल्कली मेटल्स को। अब अल्कली मेटल्स और कॉइनेज मेटल्स का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, बट दोनों के ग्रुप क्या आ रहे हैं, 1 और 1, क्लियर। और मरकरी और कॉपर जो है क्वाइट नियर बाय, क्वाइट सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, बट उनके ग्रुप क्या कर दिए अलग, एक का 1 कर दिया और एक का 2 कर दिया। क्या बात समझते हो? ठीक है, तो ये जो है डीमेरिट्स थे, कुछ फेमस डीमेरिट्स किसके, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, अब फाइनली हम पहुँचते हैं आपके हेनरी मॉजली के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो आज के टाइम पे हम पढ़ते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको प्रपोज किया था हेनरी मॉजली, ठीक है, और उसमें और भी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, जैसे भोर्स, जैसे बरी, ठीक है, BURY, बरी, रामसे, वर्नर, तो ये सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको हम पीरियड्स कहते थे, और वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको हम ग्रुप्स कहते थे, बिल्कुल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की तरह। बट डिफरेंस था, तो क्या डिफरेंस था कि इसमें जो पीरियड्स थे वो कितने थे, 7, ठीक है, लाइक बिफोर जैसे मेंडलीव में था, बट जो ग्रुप्स थे वो कितने थे, 18 ग्रुप्स थे। कितने ग्रुप्स थे, 18 ग्रुप्स। ठीक है, 17 नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए और 18 जो था नोबल ग्रुप के लिए, नोबल एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स थे। ठीक है, डन। बोर्ड्स का काफ़ी कंट्रीब्यूशन था इसमें, क्योंकि बोर्ड्स ने एटम्स के अंदर के बारे में काफ़ी कुछ बताया था हमें, और उसके अंदर शेल्स वेल्स के बारे में, तो उसका काफ़ी यूज़ हुआ था इसमें। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ी बात इसके बारे में क्या थी कि ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड था। किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर। इससे पहले जितने भी मॉडर्न पीरियड, जितने भी पीरियोडिक टेबल बने वो सारे के सारे एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थे। इट वाज द फर्स्ट वन जो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड था। एटॉमिक नंबर ही लेना था, ये कैसे पता चला था, तो मॉजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा था वो कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको अलग अलग मेटल के सरफेस पे वो डाल रहा था, मतलब कि पुट कर रहा था, ठीक है, बॉम्बार्ड कर रहा था। ठीक है, और उससे बहुत सारी एक्सरेज मिल रही थी। एक्सरेज जो है वो एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, रेज होती हैं। ठीक है, और उसने क्या देखा कि इससे जो उसने ग्राफ प्लॉट किया, अंडर रूट म्यू, दैट इज़ जो फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट है उसका, और z का बोले तो एटॉमिक नंबर का जो ग्राफ आ रहा था, कर्व आ रहा था, वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा था, जबकि एटॉमिक मास और अंडर रूट न्यू, मतलब कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट था और एटॉमिक मास का जो ग्राफ था, कर्व था, वो लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही थी। तो इसलिए उसने स्ट्रेट लाइन को जो ऑब्जर्वेशन था उसको ज़्यादा फोकस किया, जो कि z के साथ आ रहा था, एटॉमिक नंबर के साथ, ना कि किसके साथ आ रहा था, आपके एटॉमिक मास के साथ। तो जो बेसिकली ग्राफ था वो कुछ इस प्रकार से था कि जो y एक्सिस थी उस पर आपका फ्रीक्वेंसी लिया उसने, ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू, और जो एटॉमिक नंबर था उसने उसको z एक्सिस पे लिया, और उसमें जो ग्राफ उसको प्लॉट हुआ वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी ऐसे। ठीक है, पॉइंट आता है समझ? ठीक है, और जो रिलेशन था वो ये था कि अंडर रूट न्यू इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी, जहाँ पे ए और बी जो थे वो कांस्टेंट थे सारे एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, न्यू जो था वो फ्रीक्वेंसी था एक्सरेज का, ठीक है, और जेड था एटॉमिक नंबर। ठीक है, और अगर उसने यही ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक मास के लिए, किसके लिए, एटॉमिक मास के लिए, ठीक है, तो ये ग्राफ जो था वो थोड़ा थोड़ा डिसलोकेट कर रहा था कहीं कहीं, ठीक है, मतलब कि डिविएट कर रहा था अपने जो स्ट्रेट लाइन नेचर है उससे। ठीक है, पॉइंट आता है समझ? क्लियर है? और फाइनली मॉजिले ने इस ग्राफ के बेसिस पे जो न्यू का अंडर रूट वर्सेस जेड के साथ बना था, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था, उसके बेसिस पे एक क्या बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया,
और जो अपडेशन था किसका, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का, कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास, जैसा कि आज तक लेते आए थे। क्या बात समझते हो? ठीक है, तो इसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। इससे पहले वाले को जो मेंडलीव ने दिया था वो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, और पहले वाले में था एटॉमिक मास। फिर बात करते हैं पीरियोडिसिटी की, इसकी बात करते हैं पीरियोडिसिटी की। तो पीरियोडिसिटी के बारे में बात करते हैं तो पीरियोडिसिटी क्या है, एक रिपीटिशन है। क्या है? रिपीटिशन। तो रिपीटिशन किस में आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में आती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, जब उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में फिक्स किया जाता है और उसी को पीरियोडिसिटी बोला जाता है। ठीक है, और पीरियड्स में वो पीरियोडिसिटी कैसे दिखते हैं कि शेल्स जो हैं वो सेम रहती है, और ग्रुप्स में कैसे दिखते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली क्या रहता है, सेम रहता है। पॉइंट आता है समझ? क्लियर है? तो ऊपर से नीचे आते हैं तो जो वैल्यूज़ ऑफ एन है, मतलब शेल्स के नंबर है, वो तो बढ़ते जाते हैं पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और पीरियड में रहते हो तो जो आपका शेल नंबर है, मतलब नंबर ऑफ शेल्स यूज्ड हैं, वो क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। ये हमने पहले भी बात की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पीरियोडिसिटी के पीछे का कॉज क्या था। क्लियर है? जो कि कौन नहीं बता पाया था, मेंडलीव नहीं बता पाया था। मतलब मेंडलीव का एक डीमेरिट ये भी था कि वो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं बता पाया था। ठीक है, जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें बोर्ड्स का भी हाथ था। तो बोर्ड्स ने कहीं ना कहीं अपने 2n² फॉर्मूले का इस्तेमाल करके 2, 8, 18, 32, क्लियर है, जो एटम के लिए शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज़ होता, इसकी मदद से कुछ मैजिकल नंबर दिए थे। और वो मैजिकल नंबर क्या थे, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। और इन नंबर्स के बाद पीरियोडिसिटी को नोटिस किया गया। क्लियर है? अब ये मैजिकल नंबर्स कहाँ से आए और ये कैसे जो एटम के अंदर, शेल्स के अंदर 2, 8, 18, 32 से रिलेट करते हैं, ये जो सस्पेंस है ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में ओपन होगा। अभी हम बेसिकली हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल को जान चुके हैं कि कैसे कैसे वो आए थे, मतलब कैसे कैसे इसका फाइनल जो ढांचा है वो क्रिएट हुआ है पीरियोडिक टेबल का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, और बेसिकली इसकी ज़रूरत क्या थी। डन। तो ये पूरा का पूरा जो लेक्चर था ये बेसिकली 10th बेस्ड था। इसमें बहुत कुछ हमने डिस्कस नहीं किया है, बेसिक पॉइंट्स जो आप 10th में पूरा ढंग से पढ़ चुके हैं उसी को थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा जो माहौल है वो बनेगा और चीज़ें रंग लाएंगी। ठीक है, और ये मैजिकल नंबर्स और जो एटॉमिक नंबर है उसके बीच में क्या रिलेशन है, ये सस्पेंस ओपन होगा। ठीक है, पॉइंट आता है समझ? थैंक यू।